हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन है हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का टॉपिक नंबर क्या पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। और कौन सा हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग? तो प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो प्राचीन इतिहास। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने विद्यार्थी आप ये नहीं पढ़े हैं या मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जुड़ जाइए और हमारे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको एक बार देखिए, समझिए, पहचानिए, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका दिया गया है प्राचीन इतिहास। कौन सा पार्ट है? तो नंबर 2, यानी मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक। आपके 10+2 में क्या दिया टॉपिक पर आपका? राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्थाएं, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये आपके सिर्फ 10+2 ही नहीं, आपके कंपटीशंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं और समझ के इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है, पहला आपका देखिए दिया है क्या? राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य एवं क्या? अर्थव्यवस्थाएं। फिर क्या है? लगभग कब से कब? 600 BC से लेकर 600 ईस्वी, मैंने 600 ईसा पूर्व से लेके 600 BC तक ईस्वी में आपको दिया गया है। इसको देखेंगे, यानी क्या? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, 600 BC एंड 600 CE। तो आपके एक टॉपिक का नाम है, ये आपका लेसन नंबर कौन सा है? तो 2 यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा देखिए लिखिए यहाँ पे है 2 कर सकते हैं। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं हम। चलिए, सबसे पहली बात है हमारा कि परिचय। पहली बात है परिचय। परिचय अगर हम नहीं जानेंगे तो टॉपिक में आएंगे कैसे? कोई भी व्यक्ति हो तो सबसे पहले उसको जानना है परिचय, कि परिचय आखिर है क्या वो। यानी हमारा टॉपिक जो है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का टॉपिक जो है यह आखिर में है क्या। आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक भारतीय इतिहास की विषय वस्तु ऋग्वैदिक काल केंद्रित रही है। कब से कब? 1500 से लेकर 1000 तक। आपको बता देते हैं कि वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? तो 1000 से लेकर 1500 BC से लेकर, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, 1500 BC से लेकर 600 BC तक था। ठीक है, और कहा जाता है कि 1500 से 1000 जो है उसको क्या बोलते थे? ऋग्वैदिक काल पर क्या है? केंद्रित रही थी। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो आपको हम 2 बता रहे हैं। वैदिक काल 2 भागों बटा था, एक पूर्व वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था? तो आपका ऋग्वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक काल में क्या था? आपका जो सामदेव है ना, आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब उसके बारे में था, उत्तर वैदिक काल में था। ठीक है चैंपियन। अब देखिए यहाँ लिखा गया है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर कैसे स्टार्टिंग होता है मौर्य वंश और कैसे स्टार्टिंग होता है गुप्त वंश। ठीक है चैंपियन, चलिए इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, 600 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हो गया था। क्या हुआ कि 600 ईस्वी में ना, आपको मालूम है कि जाति व्यवस्था आपका 3 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय में आपस में हमेशा संघर्ष था कि कौन श्रेष्ठ है। ब्राह्मण बोलते हैं कि श्रेष्ठ मैं हूँ और क्षत्रिय बोलते हैं श्रेष्ठ मैं हूँ। दोनों में होड़ लगी कि आखिर में कौन श्रेष्ठ है। तो इसी के दौरान 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। इनमें कुछ जनपदों में राजतंत्र एवं कुछ जनपदों में गणतंत्र का अस्तित्व था। राजतंत्र मतलब क्या होता है आपका? कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और गणतंत्र का मतलब ये होता है जो लोगों द्वारा चुन लिया जाता था। ठीक है चैंपियन, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या। इनमें से मगध महाजनपद ने अत्यधिक शक्ति एवं प्रभुता प्राप्त की। क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या बोलते हैं? मगध। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व यही मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। तो एग्जाम में आता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 BC में हुई थी।
मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की विस्तृत विवेचना इस हम अध्याय में प्रस्तुत करेंगे। तो एक बात बता देता हूँ, किसी भी संप्रदाय या किसी भी वंश को आगे बढ़ने के लिए 4 बातों को होना जरूरी है। 4 जीवन, राजनीतिक, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद आर्थिक और उसके बाद क्या होता है तो धार्मिक होता है। ठीक है चैंपियन, तो ये सब बातें यहाँ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हमारे महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो क्या बोलेंगे 60 थी। ठीक है बाबू, इसको एक बार देखिए, आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही आसान रहेगा आपको। चलिए उसके बाद चलते हैं। क्या यहाँ देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, थोड़ा इसको आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है समझ में सब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है चैंपियन, एक बार इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ हम बातें बताएंगे जो आपको फैक्ट लगेगा। राजा, किसान एवं नगर। सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख को कैसे पढ़ा गया। ब्राह्मणी का गद्य था, उसको पढ़ा गया। प्राकृतिक भाषा को क्या खरोष्टी में पढ़ा गया। कैसे कैसे आपके शिलालेख थे। प्रारंभिक राज्य सबसे पहले क्या 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की एक राजधानी थी। मगध सबसे शक्तिशाली क्या था, महाजनपद था, ये भी बताया अभी आपको। अब थोड़ा सा आते हैं एक आरंभिक साम्राज्य कैसे होता है। मौर्य साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य में आते हैं हम लोग। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण प्रमुख सीमा चिन्ह है। साम्राज्य कितनी महत्वपूर्ण था, ये बातें हो रही हैं यहाँ पे। साम्राज्य का प्रशासन पाटलिपुत्र साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। अर्थशास्त्र, मौर्य का उल्लेख बाद के बौद्ध, जैन, पौराणिक इतिहास साहित्य के साथ साथ सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यों में भी किया गया। तो ये बातें कुछ हो रही है, ये मौर्य वंश के बारे में बात हो रही है। कैसे कैसे नहरों की शुरुआत, मार्ग का आदान प्रदान, भूमि नदी किनारे व्यापार होता था। राजा, शासक, कुलीन लोग गढ़वाले शहर में रहते थे। तो ये सभी बात आपकी वहाँ पर चल रही थी। एक बदलता ग्रामीण क्षेत्र कैसे था आपका, देखिए थोड़ा सा देखते हैं। राजाओं के बारे में लोकप्रिय धारण जातक एवं पंचतत्व जैसी कहानियां में दर्ज की गई। जातक एक पंचतत्व एक कहानी था, उसमें दर्ज की गई। उत्पादन बढ़ने के लिए कई रणनीतियां विकसित हो गई। ग्रामीण समाज अनेक भागों में क्या हुआ था तो विभक्त हो गया था। तो ये सब आपकी बातें थी, इसी को हमको इसमें यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं। अब आपका शुरू होता है यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, स्रोत शुरू हो जाते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं। तो मैंने पहले बोला स्रोत क्या क्या था, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, क्या क्या स्रोत था, कैसे जाने कि हमारा मौर्य काल है और कैसे जाने कि हमारा क्या है तो गुप्त वंश है। देखिए यहाँ पे सोर्स क्या थी, यहाँ देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स में हम 3 बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग। जाहिर सी बात है कि जानेंगे कि कैसे मालूम किया कि हमारा मौर्य वंश है और कैसे मालूम किया कि हमारा गुप्त वंश है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत पठन लिखन कार्य आपका था। पुरातात्विक प्राचीन काल में जो वस्तुएं थी, और विदेशी जब कोई विदेश भारत में घूमने आया उसके बारे में व्याख्या बताए, उसे क्या बोलते हैं तो विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है चैंपियन, तो ये सब बातें आपको वहां पे थी। आइए देखते हैं उसके बाद। चलिए पहला व्याख्या करते हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। कितने भागों में बांटा गया था तो 2 भागों में बांटा गया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर मन से पढ़ेंगे तो मैं लेता हूं गारंटी आपका मौर्य वंश और गुप्त वंश एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है इससे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर। एक बार इसको देख लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य 2 भागों में बंटा हुआ था। आइए देखते हैं क्या क्या ये सब होता है। चलिए, धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं। धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन भाग था भाई, देखिए ब्राह्मण साहित्य भी था, बौद्ध साहित्य भी था और क्या था जैन साहित्य भी था। अभी मैंने बोला कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग कितना, मैंने बोला आपको 600 BC। ठीक है चैंपियन, देखिए एकदम सामने आपको लिखा गया A to Z। अब एक आपका था महाकाव्य भी था। तो ये 4 भागों में धार्मिक स्रोतों के रूप में इसको बांटा गया था। उसके बाद आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग ब्राह्मण साहित्य क्या होता है, नंबर के अनुसार चलेंगे। ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं, चलिए। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर क्या अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या था, ग्रंथ जो मतलब आपको जो पूरा ग्रंथ उसमें सब कुछ बातें दी रहती है। ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ, वाजसनेय, तैत्तिरीय, पंचवीस, तांड्य एवं गोपत्र ब्राह्मण इत्यादि इसमें थे आपको। तो ब्राह्मण साहित्य हो गया। बौद्ध साहित्य में क्या क्या था,
त्रिपिटक एग्जाम में आता है कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से है, तो क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म से है। साहित्य जो मतलब कि इसमें वस्तुएं थी जो आप वस्तु जो उसमें लिखा पढ़ा था, विनय पिटक, सुत पिटक एवं क्या, अभिधम पिटक, ठीक है। जातक कथाएं भी थी, दीपवंश था एवं महावंश था, मिलिंद पन्हो भी था उसमें, एवं अंगुत्तर निकाय इत्यादि थे, किसमें, बौद्ध साहित्य में। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको देखेंगे तो आसान आपको लगेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद जैन साहित्य में क्या है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें कुल 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं एवं 14 पर्व आते हैं। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु, चिरत, आवश्यक सूत्र, चरारांग सूत्र, भगवती सूत्र, हरिवंश सूत्र, कल्प सूत्र इत्यादि आते हैं। तो ये एग्जाम में भगवती सूत्र पूछ देता है किस धर्म से है, तो क्या बोलेंगे, जैन धर्म से है। और कभी कहीं पूछ देता है कि क्या कहते हैं इसको, तो आगम कहा जाता है, ये भी पूछता है एग्जाम में। महाकाव्य क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 अन्य प्रमुख ग्रंथ भी होते हैं। एक महाकाव्य, महाकाव्य में क्या क्या है, 2 ग्रंथ, रामायण और महाभारत। तो महाकाव्य में 2 आते हैं, रामायण और महाभारत। इनमें से भी हमें तथ्योगिन, राजनीतिक, समाज, सांस्कृतिक, अर्थशास्त्र, व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि रामायण में क्या क्या बातें थी और महाभारत में भी राजनीति क्या था, संस्कृति क्या था, समाज क्या था, ठीक है। तो चैंपियन आगे बढ़ते हैं। चलिए, लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य, मैंने पहले बोला ना 3 भागों में बांटा हुआ था आपका, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता था, ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं क्या जीवनियों को लिया गया था, वो लौकिक साहित्य के रूप में आता था। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या था, सीखते हैं क्या था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको एक बार सीख लेंगे ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। तो एक बार इसको देखिए, समझिए, आसान टॉपिक है, जरा सा पढ़ लेंगे तो आप सबको याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद ही सब आता है समझ में, टॉप चैंपियन। चलिए, अर्थशास्त्र, एग्जाम पूछता है अर्थशास्त्र कौन लिखा है। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ था। अर्थशास्त्र ग्रंथों में कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्य काल राजनीतिक इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसके बारे में बात हो रहा है, किसका स्रोत है, राजनीतिक, राजनीति के बारे में ऐतिहासिक स्रोत है। अर्थशास्त्र कौन लिखा है, कौटिल्य, चाणक्य। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको समझ लेंगे, ठीक है ना, कौटिल्य और चाणक्य। उसके बाद राजतरंगिणी, कलहर द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा पूछता है कौन लिखा है, तो कलहर, आप नोट कर सकते हैं। अब सामेश्वर द्वारा कृत रसमाला, मेरुतुंग कृत प्रबंध, चिंतामणि, राजकेसर द्वारा कृत प्रबंध कोश इत्यादि भी प्राचीन इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो जाहिर सी बात है कि राजतरंगिणी कौन लिखा है, तो क्या बोलेंगे, कलहर, क्या बोलेंगे, कलहर। और अर्थशास्त्र कौन लिखा है, तो कौटिल्य, चाणक्य, इसको बोल सकते हैं। इसके इनका एक और नाम था, अभी दिमाग में आ गया, बता देता हूं आप लोग को हम, विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। उसके बाद हाँ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होता है चैंपियन, इसके बाद हम थोड़ा जानेंगे ये क्या होता है। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त कृत द्वारा मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति करके चंद्रगुप्त मौर्य के राजारोहण पर प्रकाश डालता है। तो ये आपका क्या है, मुद्रा राक्षस। कौन लिखा है, विशाखदत्त। आपको बता देते हैं कि भारत में वंशों का क्रम क्या था, कौन कौन वंश पहले आए थे, इसके बाद थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। तो ट्रिक है हाय सनम, हाय सनम की ट्रिक पर चलेंगे हम लोग। हाय, हाय से क्या होता है, हर्यक वंश। सबसे पहले कौन सा वंश आया, तो हर्यक वंश। स से क्या आया, शिशुनाग, शिशु नाग। न से क्या आया, नंदवंश। और म से क्या आया, मौर्य वंश। हाय सनम, जबरदस्त आपका ट्रिक है, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है चैंपियन। अष्टाध्यायी, पर्णी द्वारा कृत अष्टाध्यायी मौर्य पूर्व एवं मौर्ययुगीन राजनीतिक पर प्रकाश डालता है। एग्जामिनेशन में टॉपिक आ जाता है, कौन लिखा है, बस काम आपके बन जाएंगे। उसके बाद महाभाष्य, पतंजलि शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके ग्रंथ महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त मिलती है।
तो पतंजलि शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, तो पुरोहित थे। तो ये सभी आपके टॉपिक जो हैं वो एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, इसको कृपया आप नोट करेंगे तो और भी आपके लिए शानदार रहेगा। ठीक है बाबू। अब उसके बाद यहां देखिए दिया गया है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा आपका है पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास, जानकारी के प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। मतलब कि कहने वाले विश्वास किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत के तहत शिलालेख कंफर्म है, मौर्य काल में हुआ था शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां एवं चित्रकला इत्यादि इसी में पाए जाते थे। वस्तु, मैंने पहले बोला वस्तु पुरातात्विक स्रोत वस्तु के रूप में था, लेकिन पुराने जमाने का था। ठीक है। उसके बाद विदेशी यात्रियों विवरण, विदेशी यात्री भी आए थे। नंबर 3, आने वाले विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में हमें तथ्ययुगीन समाज के बारे में, कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचार, मौलिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है चैंपियन। क्या भाई, आइए देखते थोड़ा सा हम लोग। यूं तो प्राचीन काल में कई विदेशी यात्री आए, मगर यूनानी सम्राट सेलुकस राजदूत कौन आया था, मेगास्थनीज। पूछता है एग्जाम में आता है। यूनानी सम्राट सेलुकस के राजदूत मेगास्थनीज कब आया था, 305 से लेकर 297 द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत इंडिका का स्थान यह है। यानी सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, जिसमें एक संधि होती है। तो सेलुकस निकेटर क्या करता है, अपने दूत को क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है, लो भाई तुम ही अपने पास इसको रखो। ठीक है चैंपियन। तो वही यहाँ बात हो रही है। चंद्रगुप्त दरबार में आया था, यह ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा से इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए अब मोहम्मद गजनबी के साथ साथ भारत आने वाले अलबरूनी, ये भी पूछता है एग्जाम में कि अलबरूनी किसके साथ आया था, तो क्या मारेंगे, मोहम्मद गजनबी। 973 से 1048 से ग्रंथ तहकीक हिंद से भी तथ्ययुगीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। अलबरूनी किसके साथ आया था, तो क्या मार देंगे, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। अलबरूनी ने कौन सी पाठ लिखा था, क्या लिखा था, ग्रंथ तहकीक हिंद। इससे बहुत सारे बारे में बात मालूम हमें चलता है। ठीक है चैंपियन। उसके बाद यहां देखिए अध्ययन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ स्टडी। अध्ययन के स्रोत कैसे कैसे पूरा करेंगे। मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास जानने के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत प्रचुरता से उपलब्ध है। बहुत सारे बातें यहाँ पर उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका, 2 पुस्तक, एक आपका अर्थशास्त्र और एक आपका इंडिका, जहाँ मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत होता है। 2 चीज, अर्थशास्त्र और क्या, इंडिका। ठीक है चैंपियन। उसके बाद देखिए यहाँ पे वही महाकवि कालिदास के रघुवंश एवं शूद्रक के मिच्छकाटिकम से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त काल के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, रघुवंश का शूद्रक के मृच्छकाटिकम, शूद्रक के मृच्छकाटिकम से हमें गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण आदि मौर्य शासकों की जानकारी देता है, तो वायु पुराण गुप्त शासकों की जानकारी देता है। हम दोनों लोग चल रहे हैं, विष्णु पुराण से क्या चल रहा है, मौर्य शासक, और वायु पुराण से क्या चल रहा है, तो गुप्त शासक। एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लेंगे बढ़िया से। अब विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन की जानकारी प्राप्त देता है। उसका दूसरा नाटक देवी चंद्रगुप्त गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त देता है। जाहिर सी बात है गुप्त काल, और ये हमारा आपको दिया गया है गुप्त काल है, उसके बाद आपको दिया गया है मौर्य वंश, दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आप इसको एक बार नोट कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं उसके बाद। चलिए अभिलेखों को पढ़ा जाना एग्जाम में आता है, देख लेंगे।
आपका देखिए दिया गया है अभिलेखों को पढ़ा जाना, यानी कि आपके इंस्क्रिप्शंस जो अभिलेख है उसको स्टडी करना होता है। चलिए देखते हैं। आइए, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र यानी अभिलेख शास्त्र कहते हैं। 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई। तो अभिलेख की स्थापना कब हुई? 1886 में। कब हुई? 1886 में। उसके बाद सम्राट अशोक के अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा जाता है। शाहबाज गढ़ी एवं मानमेहरा पश्चिमी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि एवं अफगानिस्तान में अरमाइक एवं क्या यूनान लिपि में मुद्रित है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं होती है, बड़ा एग्जाम पूछता है, वाला उसको साथ भी कर लेंगे। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और होती हैं। बाएं हो गया और ये दाएं, यानी कि आप जब यहाँ पर आपके पास इस तरह से पेज होता है चैंपियन, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये मैंने क्या बोला, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट। ठीक है, एकदम समझेंगे ध्यान से। खरोष्टी लिपि क्या होती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मान लीजिए खरोष्टी लिपि यानी इधर शुरू करेगा और इधर खत्म होगा, यानी क्या कहता है दाएं से बाएं, पहले यहाँ शुरू किया ना आपका, तो राइट से क्या मारेंगे हम लोग? लेफ्ट। ठीक है, ये बातें होती थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते एग्जामिनेशन में, आप एकदम कॉन्सेप्ट रखेंगे क्लियर, अपने आप दिमाग काम कर देगा। ठीक है ना। चलिए, दो हाथ है, अगर इधर चलते हैं तो बोलेंगे क्या? ब्राह्मी लिपि, उधर से आते हैं तो क्या बोलेंगे? खरोष्टी लिपि। बस कॉन्सेप्ट रखेंगे क्लियर। उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप प्राचीन शिलालेख तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी एवं खरोष्ट लिपियों को प्रथम बार पढ़ा। पूछता है कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप पढ़ा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का भी अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो एग्जाम में आता है कि अभिलेख कौन पढ़ा, तो क्या बोलेंगे? जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा? तो 1837 नियर अबाउट। अब अशोक के अभिलेखों में से 3 नाम अशोक का अभिलेख था। अभिलेख मतलब आपका स्तंभ गड़ा हुआ था, 3 नाम उसके थे। एक अशोक, देवना प्रिय और प्रियदर्शी। बड़ा पूछता है एग्जामिनेशंस में, राजा नाम से संबोधित किया गया था। मस्की कर्नाटक एवं गुजरात दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेख में उसका नाम अशोक ही दिया गया है। लेकिन 3 नाम और थे किसके? अशोक के। अशोक के 3 नाम में क्या क्या था? अशोक, देवना प्रिय और फिर क्या था आपका? प्रियदर्शी था। ये सब बहुत ही शानदार टॉपिक चैंपियन है। आप एक एक चीज़ को नोट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा, एकदम गारंटी के साथ दे रहा हूं आपको। उसके बाद अभिलेख इतिहास के द्वार खुलते हैं। ठीक है ना। इंस्क्रिप्शंस ओपन्स द डोर ऑफ द हिस्ट्री। द्वार खुलते हैं। देखिए कैसे द्वार खुल रहा है आपका। आइए देखते हैं चैंपियन। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिलेख इस पर लोग लिखते थे, है ना। अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु से ठीक बाद 5वीं सदी के पूर्व ब्राह्मी लिपि में पिपराहवा स्तूप पर जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख से अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। स्तूप किसे कहते हैं? कि गौतम बुद्ध द्वारा, जब गौतम बुद्ध का अस्तित्व जल गया, शरीर जल गया तो राख मिला था, उस राख को एक रखा गया, तो बड़े बड़े महल बना दिए गए थे, उसी को क्या बोलते हैं? तो स्तूप बोलते हैं। ठीक है चैंपियन। देखिए यहाँ बातें हो रही है। अब यहाँ देखिए, मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख पूछता है बहुत एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिलता है। इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। अभी मैंने बोला क्या? लेफ्ट से राइट। जस्ट बोला ब्राह्मी, बस एरो ऐसे कर लो। खरोष्टी इधर से एरो कर लो, अपने आप दिमाग काम करेगा। यह 272 से लेकर लगभग 332 ईसा पूर्व का था। इस अभिलेख की 3य पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अशोक का 13वां शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है। कलिंग विजय आपके बारे में जानते हो। कलिंग विजय क्या था? अशोक क्या किया था? कलिंग कहाँ पड़ता है? कलिंगा बोलते हैं, उड़ीसा में पड़ता है।
और वहाँ पर युद्ध हुआ था, हजारों लाखों लोग मारे गए थे अधिकांश तौर पे। उसमें से लहूलुहान किसका हाथ पैर कट गया था। अशोक इसको देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और किसमें लिखा गया है, ये 13वां अभिलेख में लिखा गया है। उसके बाद पतन देखते हैं क्या होता है भाई। मौर्य साम्राज्य पतन के पश्चात कौन आता है, शुंग वंश भारत में स्थापित हुआ। शुंग वंश के शासक, समझेंगे ध्यान से, शासक भागभद्र यानी भागभद्र के वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि इसकी लिपि ब्राह्मी थी। और इससे पता चलता है कि शुंग शासक वैष्णव मत से क्या थे, तो अनुयायी थे। शुंग वंश की यहाँ बात हो रही है। ठीक है चैंपियन, आप इसको नोट कर लेंगे तो आसान लगेगा आपको, 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल कलिंग राज खारवेल का यह अभिलेख पूरी उड़ीसा के हाथी गुफा से मिलता है। इसकी लिपि भी क्या थी, ब्राह्मी। मैंने पहले बोला लेफ्ट से राइट। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शक क्षत्रप रुद्रदामन का ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा गया। तो कहाँ मिला था, जूनागढ़ गुजरात में मिला था। अभिलेख सौराष्ट्र गुजराती कहते हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख था। तो मैं क्यों बता रहा था कि आप इसको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आसान लगेगा। उसके बाद यहाँ देखिए टॉपिक बहुत शानदार है। इसमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। सुदर्शन झील की संगोपांग जानकारी उपलब्ध कराने वाले इस अभिलेख को प्रकाश लाने वाले का श्रेय जेम्स प्रिंसेप महोदय को जाता है, जिन्होंने इसको पढ़ा था। तो बहुत ही आसान है। तो ये आता है सुदर्शन झील के बारे में कि इसका निर्माण किसने किया, कौन बनवाया, कौन मरम्मत किया। तो इसको एक बार आप नोट कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बनना शुरू हो जाए चैंपियन। चलिए जल्दी करें चैंपियन आप लोग। इसको बस एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बहुत ही आसान लगेगा। चलिए उसके बाद आइए देखिए यहाँ पे मिंडार का सिनकोट प्रस्तर मंसूजा अभिलेख खरोष्टी में था, जस्ट उल्टा। 115 से 90 ईसा पूर्व था। इंडो ग्रीक शासक मिंडार का एक प्रमुख अभिलेख था। इंडो ग्रीक का शासक क्या था, मिंडार बोलते हैं इसको अभी कभी मिन्नाडर। यह अफगानिस्तान के सिनकोट से प्राप्त हुआ था। खरोष्टी लिपि में था ये। जस्ट खरोष्टी मतलब क्या, उल्टा। ब्राह्मी मतलब क्या, सीधा। कंफर्म सुनेंगे ध्यान से। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख, बड़ा पूछता है एग्जामिनेशंस में। ब्राह्मी लिपि का यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था, जहां से इलाहाबाद किले से लाया गया था। इसकी लिपि ब्राह्मी एवं भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इसमें कुल 33 पंक्तियां शामिल हैं। तो मैं अभी अभिलेख के बारे में बात कर रहा था कि ताकि हमें इतिहास प्राप्त होके, किसके बारे में, मौर्य काल के बारे में और गुप्त काल के बारे में हमें इतिहास प्राप्त हो सके। ये कहाँ कहाँ पर अभिलेख थे और क्या क्या उसमें बातें थी, आइए देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का विवरण है। इसे समुद्रगुप्त के कुमारमात्य एवं संधि विग्राहिक हरिसेन नामक कवि ने 350 ईस्वी में लिखा था। एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना, विवरण के बारे में कि आपका देखिए दिया समुद्रगुप्त के कुमारमात्य एवं संधि विग्राहिक हरिसेन नामक कवि ने लिखा था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 24वीं, 25वीं एवं 26वीं पंक्ति के अंश पर इस प्रकार दिए गए थे। हरिसेन, सिंपल सी बात है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। उसके बाद अब थोड़ा आते हैं एक अभिलेख स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। यह 446 ईस्वी का था। यह गुजरात के जूनागढ़ में मिला था। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। बड़ा पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, हूणों को कौन शासक पराजित किया था, तो क्या बोलेंगे, स्कंदगुप्त। एवं सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है, स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। तो अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त हमको हो रही है, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए यहाँ से अब आपका शुरू होता है। अभी अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी कि किसके, मौर्य काल, किसके, गुप्त वंश का, गुप्त काल, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। आइए उसके बाद देखते हैं क्या, क्षेत्रीय राज्यों का उदय 16 महाजनपद। क्षेत्रीय राज्य का उदय क्या, 16 महाजनपद। राइज ऑफ द टेरिटोरियल स्टेट्स द 16 महाजनपद। आइए देखते हैं 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे चैंपियन, जो बहुत ही आसान आपके लगेगा। आइए देखते हैं।
समस्त भारत में 16 महाजनपद ग्रुप में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। साथ ही भारत में क्या प्राचीनतम राज्यों के अस्तित्व का आरंभ हुआ। इसी समय लोहे का प्रयोग होने लगा एवं सिक्के बनाए जाने लगे। आपको बता देता हूं मैं एक चीज को कि क्या होता है कि महाजनपद, पहले क्या हुआ, जन, पहले आपको हुआ था कबीला। लोग पहले कहाँ रहते थे, तो कबीले में रहते थे। लोग पहले कबीला में बनाकर रहते थे, कबीला बनाकर रहते थे। कबीला से क्या मिलता है, तो जन मिलता है। जन से क्या मिलता है, तो जनपद मिलता है। और जनपद से क्या मिलता है चैंपियन, तो महाजनपद मिलता है, महाजनपद। इसको मत कहीं भूलिएगा। कबीला से जन, जन से जनपद, और जनपद से क्या मिला, महाजनपद मिला। ठीक है ना, बहुत आसान है, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आइए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन क्षेत्रीय राजाओं के उदय के साथ साथ जैन धर्म और फिर क्या आया, बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आया। 2 धर्म आया, जैन धर्म और फिर क्या, बौद्ध धर्म। कौन शताब्दी में आया, 6ठी शताब्दी में। बड़ा पूछता है एग्जामिनेशन में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 धर्म बन के आए। एक आपका क्या नाम था, जैन धर्म, और एक आपका नाम क्या था, तो बौद्ध धर्म। जैन धर्म और प्लस क्या चैंपियन, बौद्ध धर्म। आइए उसके बाद चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए आपके 16 महाजनपद दिए गए हैं। इसको एक बार देख लेंगे, आप दम याद कर लेंगे। 16 महाजनपद दिए गए हैं, ठीक है ना। 16 महाजनपदों में सबसे अधिक महाजनपद कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर कहाँ था, बिहार में। फिर आपका मध्य प्रदेश में था आपका, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेंगे ताकि आपको समझ में चैंपियन लोग आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, आइए। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म भगवती सूत्र से 2 पूछता है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म में है, तो क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म। पूछता है भगवती सूत्र किस धर्म में है, तो क्या बोलेंगे, जैन ग्रंथ। अभी हम बात किए हैं आपको। इनमें से 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये निम्नलिखित है। 16 आपके राज्य हैं। यहाँ देखते हैं कौन कौन है, समझेंगे ध्यान से। काशी, कौशल, अंग, मगध। काशी, कौशल, अंग और मगध। मगध जो था इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं क्या, कंबोज। ये सभी आपके था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वज्जी गणतंत्र पहले बार हुआ था। ये सब आपके कितने थे, तो 16 महाजनपद। कितने थे, 16 महाजनपद। आइए उसके बाद देखते हैं चैंपियन। चलिए, महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति कब से कब, 600 ईसा पूर्व से कितना, लगभग तो 500 ईसा पूर्व के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। इस समय 3 प्रकार की शासन प्रणाली थी। आइए देखते हैं शासन प्रणाली कैसी थी। मोनार्की शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक। इसमें इस राज्य का प्रमुख क्या जी, राजा होता था। इसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज प्रमुख थे। शासक तानाशाह नहीं थे। मैंने पहले बोला राजतंत्रात्मक किसे कहते हैं, जो इसके राजा ही प्रधान होते हैं। और गणतंत्र किसे कहते हैं, जो लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को चुनकर उनको मुखिया या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, गणतंत्रात्मक शासन देखिए यहाँ पर दिया गया है। सर्वप्रथम 1903 में रीज डेविड्स ने भारत में गणराज्यों की खोज की। संघ गण का पर्यायवाची शब्द था। संघ जो है, गण का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। बौद्ध साहित्य में कुछ गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वज्जी संघ में 8 राज्य सम्मिलित थे। प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था। कुलीन तंत्र इसको बोलते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासन का संचालन संपूर्ण रूप से क्या, प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती है। राजा द्वारा न होकर, प्रजा द्वारा न हो, किसी कुलीन विशेष के द्वारा ये काम किया जाता था। 3 ठो बातें हैं, एक बार रिपीट करते हैं। राजतंत्रात्मक, उसके बाद गणतंत्रात्मक, उसके बाद कुलीन। अब यहाँ देखिए, अब से शुरू होता है क्या, आपका शानदार शुरू होता है क्या, मौर्य वंश।
बहुत ही शानदार आपका टॉपिक है आपका मगध, यानी मगध साम्राज्य, यानी क्या, मगध एम्पायर। वही मौर्य वंश के अंदर का सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मगध में पहले चलेंगे। अभी मैंने बात किया यहाँ पे, समझेंगे ध्यान से। ये आपके लगभग 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मगध के बारे में पढ़ रहे हैं। मगध में कौन कौन से वंश हैं, इसी में आपके आते हैं हाय सनन, जो टाट्रिक उसमें आते हैं, ठीक है ना। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, इसी में आपको आते हैं। आइए देखते हैं चैंपियन, चलिए आइए। मगध बड़ा ही शानदार टॉपिक है, इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से। अब तक जितने पढ़ाई किए थे सब अभिलेख के बारे में था, कुछ बातें ऐसी थी जो आप लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए था। अब जो फैक्ट बातें हैं वो समझेंगे ध्यान से। हर्यक वंश की स्थापना कब होती है? 544 लेकर 492 ईसा पूर्व होती है। मैंने पहले बोला ट्रिक क्या है आपको, हाय सनम। देखिए अपने से आ जाएगा, हाय से क्या हुआ? हर्यक वंश। आइए देखते हैं इसमें क्या बातें होती, चलिए। बिंबिसार, हर्यक वंश 544 ईस्वी से लेकर 492 ईस्वी में सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम स्थापना किया। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार ने किया, ठीक है, एकदम आसान। वह बुद्ध का समकालीन था। वह 15 वर्ष की उम्र पर गद्दी पर बैठा। उसने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। 80,000 गांव, आप समझ सकते हैं कितने गांव के बारे में बात हो रही है। इससे पहले गिरिव्रज, बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। तो शुरू में क्या था? मगध की राजधानी क्या था? गिरिव्रज, और बाद में क्या बोलते हैं? राजगिरी। यहीं पर आपका होता है बौद्ध संहति। क्या होता है? बौद्ध संहति। तो इसको आप नोट कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। जल्दी से नोट कर ली चैंपियन, आपको छोड़ दिए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। आइए उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, चलिए। यहां देखिए, कौशल राजा की पुत्री कौशल देवी, लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना एवं मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह करके बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 3 रानियों से बिंबिसार ने क्या किया था? शादी किया था। 3 रानियों से बिंबिसार ने क्या किया था? तो शादी किया था। कौन कौन थी भाई? तो कौशल राजा की पुत्री कौशला देवी, लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना, 3 थी। कौशला देवी, चेलना और क्या था? खेमा। समझे एकदम ध्यान से इस चीज को। जीवक इसके राज्य का प्रमुख वैद्य था। पूछता है कि जीवक किस वंश से था? तो क्या मारेंगे? हर्यक वंश से था, ठीक है ना। एवं महागोविंद प्रसिद्ध वस्तुकार भी था, हर्यक वंश का था। वह अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। इस प्रकार बिंबिसार का अंत हो गया। वह अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा क्या जी? मारा गया। इस प्रकार बिंबिसार का अंत हो गया। यानी क्या? बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। यानी हर्यक वंश को हम क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पुत्र क्या करता था? राजगद्दी प्राप्त करने के लिए पिताजी की हत्या कर देता था। अब उसके बाद यहां देखिए, अब आते हैं नंबर 2। भाई अब बिंबिसार मर गया तो क्या आया? आजाद। 492 से लेकर 460 ईस्वी तक अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध क्या बन गया? सम्राट बन गया। कौन सम्राट बन गया? अजातशत्रु। राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या, यह प्रथा प्रमाण था कि राज्य की प्राप्ति करेंगे और पिताजी को मार डालेंगे। फूट डालकर इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन आता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने की कला किसके पास थी? तो क्या बोलेंगे? अजातशत्रु के पास, ठीक है चैंपियन। उसके बाद इस युद्ध में उसने रथ, मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हाथियों का प्रयोग किया था। 2 हाथी, रथ, मुसल एवं महाशिलाकंटक, ठीक है चैंपियन। अब बुद्ध की मृत्यु परांत अजातशत्रु ने अपनी भस्म पर राजगृह में एक सूत बनवाया।
स्तूप स्तूप बनवाया। इसी के समय प्रथम बौद्ध संहति का आयोजन हुआ था। तो क्वेश्चन आता है प्रथम बौद्ध संहति का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। कहाँ था? तो राजगृह में था। सिंपल सी बात आपका। उसके बाद नंबर 2 उदाइन। नंबर 3 यानी हर्यक वंश में सबसे पहले वंश में आ जाते हैं क्या? बिंबिसार। दूसरा क्या होता है? अजातशत्रु। उसके बाद आता है क्या? उदाइन। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में। उदाइन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। उसने गंगा, सोन एवं पुनपुन गंडक नदियों के मिलाकर संगम पर क्या बनाया? पाटलिपुत्र नगर। एग्जाम बहुत पूछता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदाइन ने। किन नदियों पर? गंगा, सोन एवं पुनपुन। ठीक है। एवं राजगिरी से यहाँ राजधानी परिवर्तित कर दिया। पहले कहाँ था? राजगिरी। अब कहाँ चला गया? पाटलिपुत्र। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। ठीक उसी प्रकार उदाइन ने भी अपने पिता की हत्या की। अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त कर। इससे पता चलता है कि कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। और इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आइए अब क्या होता है कि हर्यक वंश से खत्म होने के बाद, अभी हम सिखाया था ना हायसनम, हर्यक वंश के बाद क्या आता है? शिशुनाग वंश आता है। 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व आता है। हर्यक वंश के अंतिम कमजोर शासक था नाग दशक को पदयुक्त कर शिशुनाग नामक आमत्यमंती ने मगध में क्या किया? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है। अब शिशुनाग ने वैशाली में अपनी राजधानी बनाया, परंतु इसके पुत्र कालाशोक ने राजा बनने के बाद पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। और कालाशोक के समय ही क्या? द्वितीय बौद्ध संहति कालाशोक के समय ही हुई थी। प्रथम किसके हुई थी? प्रथम सामने देखिए दिया गया आपका अजातशत्रु। देखिए दिया यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कर्म का फल कर्म में होता है। यहाँ देखिए सब कुछ दिया गया है। प्रथम बौद्ध संहति किसके हुआ था? अजातशत्रु। और दूसरा किसके हुआ था? आपका देखिए दिया गया है कालाशोक। बहुत ही आसान आपके कालाशोक के समय में हुआ था। सामने है, यहाँ पढ़ते चलेंगे हम लोग। अब तीसरा बात करते हैं नंदवंश। आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान जानेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है चैंपियन। नंदवंश के बारे में बात करते हैं। नंदवंश, आइए देखते हैं नंदवंश के बारे में। नंदवंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध में क्या किया? नंद वंश की स्थापना किया। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय ही 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी राजा सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन आता है किस शासक के समय सिकंदर ने क्या किया था कि भारत पर आक्रमण किया था? तो क्या बोलेंगे? घनानंद। ठीक है ना। अब सिकंदर के भारत से जाने के बाद यहाँ अर्थव्यवस्था क्या जी? फैल गई। अव्यवस्था फैल गई। एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में क्या? नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब कहा जाता है कि नंद वंश में इसका एक मंत्री था। उसका नाम क्या था? कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। क्या था? घनानंद एक बहुत ही क्रूर था, बहुत ही घमंडी राजा था। वो क्या किया कि चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त को अपने राज दरबार से निकाल दिया, बाहर कर दिया। भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई बात हम नहीं सुनेंगे। ये बात कौटिल्य को यानी कि चाणक्य को दिल में लग गई। बोले कि इसका बदला लेकर रहेंगे। अब क्या किया विष्णुगुप्त कि जाकर चंद्रगुप्त मौर्य से मिल जाता है और मिलने के बाद क्या करता है कि नंद वंश को समाप्त करके क्या स्थापना होता है? तो मौर्य वंश, जो बहुत ही विशाल चलता है, मौर्य वंश। आशा करता हूँ ये तीनों वंश आप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको एकदम कंफर्म याद हो जाएंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व होना शुरू हुआ। स्रोत सोर्सेस, अब थोड़ा इसके बारे में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। कैसे मालूम पड़ता है? तो यूनानी मेगास्थनीज की इंडिका से मालूम पड़ता है। और कौटिल्य का क्या? चाणक्य। विशाखदत्त का क्या? आपका मुद्रा राक्षस।
विष्णु पुराण एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म से मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त मिलती है। तो ये सब बात आपका यहाँ पर मुख्य, आप इसको नोट कर सकते हैं। कैसे मालूम पड़ता है मौर्य वंश के बारे में, आइए चलिए मौर्य वंश शुरू हो जाता है चैंपियन। तो मौर्य वंश का काल, सबसे पहले इसके संस्थापक जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में क्या बनता है तो मौर्य वंश की स्थापना होती है। आइए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व ये इन्होंने स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य वंश का संस्थापक उनको माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश कर दिया था स्थापना के बाद, ठीक है ना। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, परास्त कर दिया, हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर एकदम कहानी है, एकदम कहानी, आसान कहानी, मजा आएगा पढ़ने में, एकदम आसान है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। उसी का राजदूत होता है क्या, मेगास्थनीज, जो क्या कि मेगास्थनीज कहाँ जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है। अब सेल्यूकस से संधि करके उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह कर लेता है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। आइए देखते हैं उसके बारे में। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जो 305 से लेकर 298 ईस्वी तक यहाँ तक रहा। उसने इंडिका लिखा, मेगास्थनी ने क्या लिखा, इंडिका एक पुस्तक लिखा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अब उसके बाद जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म, तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था तो जैन धर्म को मानता था, ठीक है ना। अब 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला मैसूर में पड़ता है। वहाँ जाकर संलेखन विधि द्वारा यानी उपवास विधि द्वारा शरीर का त्याग कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट आपका आता है संलेखन, मतलब खान पान छोड़कर अपने शरीर को ढील देना और अपने आप को एकदम व्यवस्थित कर लेना, और ये अलग ही अवधारणा थी उस समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है कि अपने शरीर को त्याग देता है और वो डेथ कर जाता है, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद देखते क्या होता है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसका बेटा बिंदुसार को बोलते हैं अमित्रघात। 298 से 273 ईसा पूर्व वो आता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बनता है। वो बिंबिसार था, ये क्या था, बिंदुसार था, ठीक है ना। इसने 25 वर्ष तक राज किया। उसने अमित्रघात अथवा शत्रु संहारी की उपाधि प्राप्त की थी। अब मिस्र एवं सीरिया के साथ उसने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। किसने, बिंदुसार ने। दूसरा राजा था मौर्य वंश का। इसके शासनकाल में तक्षशिला के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया, जिसे उसके पुत्र अशोक ने क्या किया, कुचल दिया। तो अशोक के पिता क्या नाम था तो बिंदुसार। बिंदुसार पिता क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सभी आपके आने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद आइए देखते हैं फिर क्या। इसके काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह का दमन राजकुमार अशोक एवं द्वितीय का राजकुमार सुसीम ने किया। यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत डेमोइस बिंदुसार के दरबार में गया था। क्या हुआ, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, और ये बिंदुसार के 2 बेटे थे। एक का नाम था राजकुमार अशोक था और एक का नाम था सुसीम था। दोनों पहले भेजा सुसीम को, सुसीम वहाँ गया बट तक्षशिला के विद्रोह को दबा नहीं सका। उसके बाद जब जाता है अशोक तो उसको क्या करता है, उस विद्रोह क्या करता है तो दबा देता है, ठीक है ना। अब इसी में क्या, एक शासक था एंटियोकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। अब उसके बाद अशोक प्रियदर्शी, नंबर 3 अशोक प्रियदर्शी 273 से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट राजा बना। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। उसने पिता के शासन काल में ही उज्जैन तथा तक्षशिला पर शासक कर चुका था, यानी कि वो बहुत ही बहादुर था अशोक। आप एक मूवी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान आ सकता है। अब यहाँ देखते हैं देवी तिस्रक्षिता, कौनवाकी, अंशदिमित्रिका एवं पद्मावती आदि अशोक की क्या थी, पत्नियां थी। देखिए मेरी बात सुनो, पद्मावती अशोक की पत्नियां थी। देवी तिस्रक्षिता
कारुवाकी अंशदिमित्रा एवं पद्मावती अशोक की क्या थी, तो पत्नियां थी। देवी से उत्पन्न महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे। बड़ा पूछता है एग्जाम में कि महेंद्र एवं संघमित्रा, एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का क्या नाम था, संघमित्रा। किसके थे ये, तो क्या बोलेंगे, देवी। ठीक है ना। अब उसने 261 ईसा पूर्व कालिंग का युद्ध किया। कालिंग युद्ध के बाद अशोक के साम्राज्य में नेपाल, संपूर्ण उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में मैसूर, कश्मीर कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान तथा बैक्ट्रिया सम्मिलित हो गए थे। बहुत सारे देश इसमें आकर मिल गए थे। अब देखिए क्या होता है भाई। अब क्या हुआ कि इसके बाद कलिंग में बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग डेथ कर गए थे। ठीक है ना। अब दो क्या होता है, अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के बाद 8 वर्षों में कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग क्या मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय क्या होगा, द्रवित हो गया, पिघल गया। ना अब युद्ध नहीं करेंगे। उसने अभी भी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा की थी। बोला कि ना अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है। उसने चंद्रगुप्त द्वारा गठित सेना भंग कर दी। अब उसने युद्ध के विजय के स्थान पर धम्म विजय की शुरुआत कर दी। क्या कर दी, धम्म विजय की शुरुआत कर दी। कौन, अशोक ने। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर क्या किया, तो धम्म की नीति अपना ली। समस्त सहित भारत विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे गए। इसलिए अशोक को महानतम सम्राट कहा जाता है। अशोक को महान सम्राट क्यों कहते हैं, कि यो युद्ध लड़ने वाला था और जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है, इसलिए अशोक को हम लोग क्या बोलते हैं, अशोक सम्राट के नाम से जाना जाता था। अब इसके हृदय में मानवता की सेवा, जीवों के कल्याण एवं दया का भाव जागृत हुआ था। ठीक है चैंपियन। तो ये अशोक के बारे में बात हो रही है। बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लिख लेंगे तो कहीं से क्वेश्चंस कंपटीशन और बीपीएससी यूपीएससी 10+2 जो भी आपके कहीं से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम बारीकी हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। अशोक का धम्म। अपने धम्म एवं अशोक प्रचार के कारण ही अशोक न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध महान व्यक्ति बन गया अशोक। पापहीनता है, अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यविदता है, पवित्रता है, मृदुता है और साधुता, ये अशोक ने क्या किया था, अपना लिया था। अब झगड़ा नहीं करेगा, ना किसी को मारेगा, ना कुछ करेगा। अब ये सब उसने क्या किया था, अपना लिया था। उसके बाद अशोक का यह धर्म बताता है कि धर्म पालन करने के लिए आवश्यक, धर्म पालन करने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या था। प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की क्या करना, सेवा करना। धर्म के बारे में बात हो रही है इसके बारे में। चौथा, गुरुजनों का सम्मान करना। पांचवा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रवणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अल्प व्यय एवं अल्प संचय, कम कमाइए, कम रखिए। सादगीपूर्ण जीवन, ये अशोक की बातें थी जो धर्म के बारे में बातें चल रही है। ठीक है ना। उसके बाद 5 दो गुण बताइए। अशोक के 5 दो गुण। सगुण तो सब जानने लगा, 2 गुण क्या था अशोक के। उग्रता, जल्दी मतलब कि गुस्सा होता था। निष्ठुरता, जल्दी क्रोध। अभिमान था और ईर्ष्या था। अशोक के पास 5 दो गुण थे आपके। यदि हम अशोक द्वारा बताए गए मार्ग पर चले तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अशोक का धर्म सभी धर्मों का क्या है, एक सार है, एक संग्रह है कि अशोक ने बौद्ध धर्मों के रूप में ये बातें की हुई थी। ठीक है चैंपियन। बहुत आसान टॉपिक है, पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद आइए, अशोक के धर्म का प्रचार हेतु उपाय कैसे कैसे हुआ था। मेजर्स ऑफ प्रीच धर्म ऑफ अशोका। आइए देखिए कैसे कैसे प्रचार होता है, क्या क्या होता है, समझेंगे ध्यान से चीज़ को। तो मैंने पहले बोला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस वंश में, किसको मानता था, तो जैन धर्म को। अब उसका ये आपका परनाथी जिसको बोलते हैं अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य का, ये मानता है बौद्ध धर्म को। आइए देखते हैं। धर्म के निर्देशक प्रचार करें और अन्य राज संबंधी कार्य करें। अभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। बड़ा पूछता है कि
धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? अशोक ने। इनका प्रमुख कार्य विभाजन, धार्मिक संप्रदाय के बीच बैर भाव को समाप्त करना, धर्म की एकता पर क्या देना? बल देना। ये कौन किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने समस्त भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपना धर्म प्रचार करना शुरू किया और अशोक के काल में ही पाटलिपुत्र में क्या? तृतीय बौद्ध संहति का आयोजन हुआ। अजातशत्रु में पहला, देखिए आपका कालाशोक में दूसरा, और यहाँ देखिए तीसरा आपका आ गया। एकदम सिंपल आसान क्वेश्चंस। अब देखिए अशोक के अभिलेख, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, अशोकास इंस्क्रिप्शंस। अशोककालीन इतिहास, साम्राज्य विस्तार एवं धार्मिक दृष्टिकोण को समझाने में अशोक के अभिलेख अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए जो भारत कोने कोने में बिखरे हुए थे। आइए देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था, शिलालेख, स्तंभ लेख और फिर क्या यहाँ पर दिया गया? गुहा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और प्लस क्या दिया गया था? गुहा लेख। ठीक है चैंपियन। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए।